करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल आउटलुक 2025 इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए 2025 के लिए सबसे पहले तो एडवांस में आपको न्यू ईयर विशेस और मेरी क्रिसमस। 2025 के लिए आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी? Good morning, Anuj. Merry Christmas and Happy New Year in advance to you as well. और मैं चाहूंगा कि 2025 2024 जैसा ही शानदार रहे और उससे बेहतर रहे। लेकिन टीम्स डिस्कस करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से 2025 में दो बहुत बड़े इवेंट हैं। एक रेगुलर इवेंट है लेकिन उसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, वो है हमारा बजट, यूनियन बजट जो 1 तारीख को है। और ऑफ कोर्स हम तब बारीकी से इसको भी इसका आकलन करेंगे जब अनाउंसमेंट्स आएंगे। लेकिन जो 20 तारीख को ट्रम्प साहब की शपथ ग्रहण है उसके बाद के जो इवेंट फ्लो है पोटेंशियली वो बहुत मायने रखेगा मार्केट के रुख के लिए, खास करके यूएस मार्केट की वजह से। और यूएस मार्केट की वजह से आपको फ्लोज जो है इमर्जिंग मार्केट और यूएस के बीच में वो एक उसका उसकी जो तालमेल है वो आपको एक समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2025 एक्चुअली 30 दिन बाद 32 दिन बाद शुरू होगा हमारे लिए कुछ और डिसाइड करने के लिए। लेकिन ब्रॉडली जो थीम समझ आ रहे हैं वो ये है कि जो सेक्टर्स पिटे हुए हैं और जो थोड़े से इंसुलेटेड है हमारे अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी दिखेंगी। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कैपिटल गुड्स है, इंडियन केपेक्स रिवाइवल के हिसाब से अगर आप देखें कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी एक रिवाइव होने के आसार दिखना शुरू हुए। रूरल में है, अर्बन में अभी भी नहीं आया है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें अगर आप, तो वहां जहाँ अंडर रिकवरीज हैं एलपीजी को लेके, ये वो हमारे सब डोमेस्टिक इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसमें आपको ये बिल्डअप जो है, चाहे वो हाउसिंग का हो या सीमेंट का हो, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, जो कैविएट ये है कि ट्रम्प साहब की कोई नीति में कोई रोक टोक ना आ जाए जिसकी वजह से टैरिफ्स को लेके कुछ चिंताएं हमारे कुछ सेक्टर्स पे बने, मूड थोड़ा सा बिगड़ सकता है। वो उम्मीद के अलावा 2025 का थीम्स जो है ये सारे हैं। और वैल्यूएशन में कंफर्ट जिन सेक्टर्स में उसी में हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा बॉटम अप करेंगे, लेकिन सिलेक्शन थीम्स का जो है वो टॉप डाउन है। ओके, बिल्कुल। कुछ एक आध स्टॉक्स की बात करते हैं प्रकाश जी, जहां पर अच्छे मूव्स हैं। इंडिगो आज के टॉप गेनर्स में से एक का क्या तैयार है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए? ओ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए इस मार्केट में हुआ क्या कि जो थोड़ा बहुत कंपटीशन स्पाइस और विस्तारा से आना शुरू हुआ था, एयर इंडिया को मैं कंपटीशन इसलिए नहीं कहता क्योंकि सेगमेंट्स अलग हैं। अब आप देखिए, कल मैं बैंगलोर से वापस आया जब शाम को, तो वहां पे जब वो जो सारे शेड्यूल का बोर्ड पड़ रहा था, तो उसमें ऐसी ऐसी जगहों पे इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो आप एयर इंडिया से पहले उम्मीद करते थे, जब एयर इंडिया सरकारी ओनरशिप में था, कि वहां जाना पड़ता है इसलिए जा रहे हो सेक्टर, जैसे बैंगलोर से दरभंगा की फ्लाइट। अब ये आप ये सोचिए कि लोगों ने दरभंगा क्यों जाना है, बैंगलोर से नॉन स्टॉप फ्लाइट क्यों लेनी है, ये सब जो चीजें हैं ये रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। और इंडिगो के लिए एक चीज बहुत अच्छी जो बनी है कि विस्तारा एयर इंडिया के मर्जर की वजह से जो रैशनलाइजेशन अभी भी 6 महीने और लग सकता है होगा, उस दरमियान ये अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा और उस पर हावी हो जाएंगे। और प्राइसिंग जिस टाइप की चल रही है, मैंने आज तक इस टाइप की प्राइसिंग नहीं देखी जो कांस्टेंट रहे। पहले हम सोचते थे सिक्लिकली है, सीजनैलिटी है, लेकिन अब तो कांस्टेंट बेसिस पे प्राइसेस जो है वो काफी हाई रहते हैं। और इंडिगो में जो वन ऑफ जो लास्ट रिजल्ट्स में क्वार्टरली अर्निंग्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई और लोगों को चिंता लगने लगी कि भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत इस पे अंकुश लग रहा है, वो एटलीस्ट इस क्वार्टर पे आपको दिखेगा कि वो वन ऑफ था और वो वापस अपने रन रेट पे आ जाएंगी, जो रास्क और कास्क का जो रन रेट होता है उसके हिसाब से देखें तो इंडिगो में बहुत अच्छी खासी चाल अभी भी बाकी है। और ये अपनी पोजीशन कंसोलिडेट जैसे जैसे करेंगे, ऑफ कोर्स एक ही दबाव है, जो प्लेन्स नहीं मिल रहे। तो आपके पास नए एयरपोर्ट्स आ गए, नए सेक्टर खुल गए, नए पैसेंजर्स बनते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जहाज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सॉल्व होता है, आई थिंक इट विल गो बैक टू दिस। और उनके जो दो नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, ब्लू चिप और स्ट्रेच, जो बिजनेस क्लास वाला है। ऑफ कोर्स स्ट्रेच अभी सिर्फ बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे बैंगलोर, दिल्ली बैंगलोर पे है। वो उसकी भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ही उम्दा रहेगी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल एविएशन पे मैं पॉजिटिव हूँ, उसमें खास करके इंडिगो पे एटलीस्ट एट दीज लेवल, पता नहीं आज क्या भाव है, लेकिन
जो नीचे आया था उसके बाद से वहां एटलीस्ट 25-30% की अपसाइड जरूर बनी हुई दिखती प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। वीरेंद्र बोल रहा हूँ मुंबई दिल्ली स्टूडियो से। ये एक और ऐसे स्पेस की बात करते हैं जो कि पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा पनिश्ड है। आई मीन अलॉन्ग विद एफएमसीजी, इट्स निफ्टी ऑटो। अब नया साल शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और इन्वेंट्री अभी भी बहुत है। आप कोई कॉल ले रहे हैं इस वक्त किसी स्टॉक पे, वेदर इट्स आई थिंक ऑटो एंसिलरी, स्पेस, टायर, बैटरी, कोई अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे आपको? गुड मॉर्निंग वीरू। आप को दिल्ली की ठंड मुबारक हो, क्रिसमस की भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू देखिए, सर। जो 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 ऑटो में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है वो समझना जरूरी है कि एक अंडरलाइन शिफ्ट है। आप देखिए मारुति जैसी कंपनी जिसने इतने सालों तक ये कहा कि हम लोग को ईवी पे अभी हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, फोकस करने में समय लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उन्होंने भी फाइनली अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऐलान कर दिया। तो ये आपको क्या बता रहा है कि लीडर ने भी फाइनली अपना इसके अंदर जो है इस मंच पे कूदने का डिसीजन लिया है। अब इसमें जो मूव आगे आएगा, जो सेल्स की जो प्रोफाइल आएगी, वो आपको ईवी पे ज्यादा हावी होती हुई दिखेगी। धीरे धीरे शिफ्ट जो है आईसी इंजन से सीएनजी से ईवी पे आने की उम्मीद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसका रीजन ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग सब वेट कर रहे हैं। आज गाड़ी लेने से पहले आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो रास्ते में चार्जिंग पॉइंट्स कौन से हैं, कितने एक्सेसिबल हैं, वायबल है कि नहीं। अभी भी चार्जिंग स्टेशन अगर आप देखें, मैंने एक्सपेरिमेंट खुद किया है, हर जगह चार्जिंग करो तो एक अलग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है, उसको समझना थोड़ा सा पड़ता है, कभी कभी चलता है, नहीं चलता है, कनेक्टिविटी नहीं आती है। तो ये जो ऑपरेशनल टीथिंग प्रॉब्लम्स है, ये धीरे धीरे बहुत जल्दी सॉल्व, धीरे धीरे हो रही थी, अब जल्दी सॉल्व हो रही है। अब मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से ये इसमें जो ट्रांजिशन है, ये थोड़ा सा 2025 में आपको बहुत बड़ी रफ्तार में दिखेगा। उस लिहाज से अगर देखें तो एमएनएम का पोर्टफोलियो देखिए। जो एमएनएम की नई कार्स हैं जो जो उन्होंने बी सीरीज में जो लॉन्च की है, ऑफ कोर्स कमर्शियली वो मिलना शुरू होंगी, रोड पे आएंगी तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ेगा। पर दे आर ऑफ अ वेरी हाई पेडिग्री, मतलब बहुत बढ़िया क्लास की उस गाड़ियां निकाली हैं जो प्राइस पॉइंट पे वो लोग दे रहे हैं। ईवी के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को अगर आप समझे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि उसमें बैटरी की कॉस्ट हाई होने की वजह से ओवरऑल लैंडेड कॉस्ट हाई है, लेकिन टैक्सेशन इतना हाई नहीं है जितना कन्वेंशनल कार्स में। तो उसका एडवांटेज आपको दिखता रहेगा जैसे जैसे बैटरी कॉस्ट नीचे आएगी। तो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स हैज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, लेकिन टाटा मोटर्स की गाड़ियों का जो सेल है वो शायद महिंद्रा की गाड़ियों के सेल से इन वैल्यू टर्म्स सेम ना रहे। तो रफ्तार जो है वो महिंद्रा और टाटा मोटर्स के कई और पहलू हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी मार पड़ जाती है। कभी जेएलआर के नंबर्स ठीक ठाक नहीं आते, ग्लोबली कुछ इशू हो जाता है। महिंद्रा इज वेरी डोमेस्टिकली फोकस्ड। तो आई थिंक 2025 विल बी द ईयर फॉर महिंद्रा, एंड खास करके वो इलेक्ट्रिक कार्स के बलबूते। तो बट थोड़ा सा वेट कर ले, बैटरी कॉस्ट कैसे घटती है, कहाँ घटती है, किस ऑपरेशनल एफिशिएंसी से की वजह से घटती है, वो थोड़ा सा समझ ले। बट आई थिंक एट 3000 सब 3000 लेवल्स एमएनएम आपको बहुत अच्छा एक, ऑफ कोर्स इस साल का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसमें, लेकिन जो इसमें वैल्यू है उससे आपको अभी भी यहाँ शायद मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिख सके अगले 1 साल। अच्छा, अगला प्रश्न सर थोड़ा सा वाइड है, जिसमें कैपेक्स वरीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट कैपेक्स को लेकर आपने सिमंस की टिप्पणी को सुना भी होगा। एक तो ये कैपिटल गुड्स पे आपका टेक। दूसरी बात ये है, हमने चाहे वो सभी कंपनियों के केस में पढ़ लिया, रेलवेज को लेकर और रेलवे के स्लो डाउन को लेकर इन सभी कंपनियों ने टिप्पणी करी। अब रेलवे तो हमारे पास पूरा का पूरा एक स्पेस है। रेलवे पे, कैपेक्स पे, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक इस वक्त? तो ये लोग कैपिटल गुड्स पे जो 3 साल पहले कोविड के बाद से जो चाल दिखी हमको, मुझे नहीं लगता कहीं वहां पे बहुत कोई बड़ा स्लो डाउन आएगा। थोड़ा सा रोटेशन होगा। कैपिटल गुड्स बहुत वास्ट सेक्टर है, जैसे आपने भी सही फरमाया। तो उसमें कौन से सेगमेंट्स चलते हैं, हम कई बार इंडस्ट्रियल्स को भी उसमें करते हैं, जो कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसमें भी करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से और रेलवे का जैसे आपने जिक्र किया, रेलवे में ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन है। रेलवे में एक बजटरी कंसोलिडेशन आएगा। जो पिछले 1 साल में खर्चा हुआ है वो देखिए तो पूरे साल हुआ ही नहीं है। कुछ ऑर्डर्स अभी कवच के और ये सब जो ऑर्डर्स आए हैं ये तो अभी दिसंबर में जाके आए हैं।
और जबकि पुराना जो कवच का जो फेज था वो सितंबर में खत्म हो चुका था। तो ये गैप जो आया है और अभी भी ऑर्डर्स आए हैं, एग्जीक्यूशन बाकी है। तो मेरे हिसाब से रेलवे भी पुराने एग्जीक्यूशन से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किस टाइप के वेंडर्स हमें चाहिए, कौन से प्रोसेसेस पे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, किस पे छूट होनी चाहिए। और ये सब होते होते फरवरी मार्च हो जाए। तो अगर बजटरी एलोकेशन वापस रेलवे के लिए ठीक ठाक आता है तो आपको एक वापस इसमें एक नई तरंग दिखनी शुरू हो जाएगी, विच आई एम वेरी सर्टन अबाउट कि कोई वहां पे स्लो डाउन आपको दिखेगा नहीं। उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, वो तब डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रेलवे स्टॉक्स जो जनरली हम बात करते हैं जिनकी, उसमें अगर आप देखें तो उनके ऑर्डर बुक्स ये वो सब वहां की वहीं है और इम्प्रूव ही है। लेकिन पी मल्टीपल्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे डिफेंस में भी। सो वो मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐड करने का। और भाव से ना जाएं, आप बिजनेस प्रोफाइल से जाएं कंपनीज की। तो अगर देखेंगे तो वहां सब जगह इंप्रूवमेंट। सो चाहे वो IRFC हो, या जो बड़े बोरिंग सा बिजनेस लगता था एक जमाने में, या राइट्स हो या इलेक्ट्रॉन हो, ये सब में कुछ ना कुछ आप देखिए तो एक्टिविटी अच्छी खासी बड़ी है, घटी नहीं। ऑन ओवरऑल कैपिटल गुड्स मुझे ये लगता है कि जो पावर ट्रांसमिशन साइड में जो अपॉर्चुनिटी है वीरू, वो इतनी ज्यादा है और उसमें बैकलॉग बनता जा रहा है। मैं जिन कंपनी से मिल रहा हूँ जो पावर जनरेशन में है, वो तो ट्रांसफॉर्मर्स को लेके, ये सब चीजों को लेके अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो कंजम्पशन साइड वाला जो फेज है, जहां जहां पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वहां पे तो अभी तक कोई अपग्रेड हुआ ही नहीं। तो ये अपग्रेड जो है, और आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के आंकड़े देखे जो ऐलान किया उन्होंने, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। मतलब 2025 अगर कोई एक थीम बहुत कैपिटल गुड्स में या इसमें ओवरऑल स्पेंडिंग में, केपेक्स में चमकेगा, तो मुझे लगता है वो पावर का है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ज्यादा है। ओके, चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू अलेक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।